गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज का हमारा टॉपिक सेम मैरिज एज से संबंधित है, यानी कि शादी के लिए समान न्यूनतम उम्र उसकी ज़रूरत क्यों है, इसे हम देखेंगे। यह जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 1 यानी कि आईएएस मेंस के जीएस पेपर 1 के इशू रिलेटेड टू वीमेन टॉपिक से जुड़ा हुआ है। यह जो टॉपिक है यह राज्यसभा टेलीविज़न में हुए डिबेट से लिया गया है, जिसमें क्रैक प्रथम के द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण अंश जोड़े गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहले हम देखते हैं मुद्दा क्या है। दरअसल भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य सभी मुद्दों के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। कब? जून 2020 में। यानी कि इन सब मुद्दों के लिए शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, प्रजनन और जन्म के समय लिंगानुपात आदि मुद्दों के लिए जून 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नाम क्या था? जया जेटली टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स का गठन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व जया जेटली कर रही है। इसमें जो कुल 10 सदस्य है, जिसमें स्वास्थ्य मामलों से संबंधित नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी हैं। इस टास्क फोर्स को गर्भावस्था और जन्म के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा एवं माँ और बच्चे की चिकित्सीय सेहत एवं पोषण की स्थिति के साथ साथ विवाह और मातृत्व की आयु, ये देखिए विवाह और मातृत्व की आयु, इन सभी के साथ संबंध की समीक्षा करना था। अभी जो इसने रिपोर्ट सौंपी है इस पर, तो अभी और भी आएंगे रिपोर्ट अन्य मुद्दों पे। पहले हम इसे देखेंगे, जो मातृत्व की आयु और विवाह की आयु जो है ना, इससे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अभिभाषण में उन्होंने कहा था कि शादी के लिए समान उम्र होनी ही चाहिए। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट अभिभाषण में मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए शादी के लिए समान उम्र की वकालत की थी। इसी संदर्भ में जया जेटली टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपा है, जिसमें लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु चरणबद्ध तरीके से 18 से 21 वर्ष करने की वकालत की है। चरणबद्ध तरीके से, क्या डायरेक्ट नहीं, चरणबद्ध तरीके से करने की वकालत की है। इसी संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि यह जो नियम है, यानी कि जया जेटली टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट सौंपी है वह सभी धर्मों में लागू हो, या नियम कब सभी धर्मों में लागू हो। हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से अन्य धर्मों में शादी के लिए कौन कौन से उम्र हैं। इसके अलावा वैश्विक स्थिति क्या है वह भी हम देखेंगे। दूसरा जो याचिका दर्ज किया गया है वह लड़कों एवं लड़कियों की उम्र एक समान हो। जो रिपोर्ट बनाया गया उसमें क्या कहा गया? चरणबद्ध तरीके से 18 से 21 करना है, यानी कि डायरेक्ट नहीं, लेकिन इसमें कहा कि लड़कों एवं लड़कियों की जो उम्र होनी चाहिए एक समान हो। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार से मंडे से सुनवाई होगी। हम देखते हैं शादी के समान उम्र में विधि आयोग और ह्यूमन राइट कमीशन का कौन कौन सा निर्णय है या फिर सिफारिश है। देखिए, विधि आयोग ने वर्ष 2008 में शादी के लिए एक समान उम्र की सिफारिश की थी। इसके अलावा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी शादी के लिए एक समान उम्र की वकालत की थी। मतलब लॉ कमीशन और एनएचआरसी दोनों ने एक समान उम्र में विवाह की वकालत की थी। हालांकि इनकी जो सिफारिशें होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, इसी कारण से सरकार पर प्रेशर नहीं बन पाता। इसके अलावा हम देखें तो शारदा एक्ट 1978 में लड़कों एवं लड़कियों की शादी की उम्र 15 से 18 वर्ष किया गया था। ये जो 18 वर्ष अभी है
ये इसी समय किया गया था शारदा एक्ट 1978 के तहत। और हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से शादी के लिए समान उम्र न रखने का क्या कारण है। देखिए, ऐतिहासिक परंपरा है कि लड़कियों को बताया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, इसलिए वह परमेश्वर से ऊपर नहीं उठ सकती। यानी कि लड़कियों को बचपन से उनके दिमाग में यह डाला जाता है कि नहीं, पति जो होते हैं परमेश्वर होते हैं और वो परमेश्वर से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। यानी कि एक हिरार्की बना दिया गया है कि नहीं, आप ऊपर नहीं उठ सकते, आप नीचे ही रहेंगे। तो यह है एक परंपरा जो बनी हुई है। दूसरा है समाजशास्त्रियों के एक अध्ययन से संबंधित कि भारत में लड़कियों को कभी बच्ची माना ही नहीं गया है। क्या? उन्हें हमेशा वयस्क के रूप में देखा गया है। आपने भी समाज में देखा होगा कि लड़कियों को कभी बच्ची माना नहीं गया जाता है, उससे क्या वयस्क के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जाति प्रणाली जो है, कास्ट सिस्टम में एक रूल है कास्ट इंडोगेमी का, जिसमें कहा गया है कि पुरुष हमेशा ऊपरी जाति का हो और लड़की छोटी जाति हो, लेकिन वो उल्टा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई है, यहाँ पे मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में। तो यहाँ बोला गया है कि जो मेल हो वो क्या होता है, ऊपरी जाति का हो, और जो फीमेल हो वो निचली जाति की हो सकती है इसमें कास्ट इंडोगेमी में, लेकिन ये कभी उल्टा ना हो, यानी कि मेल जो कभी नीचे ना हो और फीमेल कभी ऊपर ना हो। तो ये भी एक हिरार्की जैसा है। इसके अलावा उम्र में असमानता इसलिए रखा गया ताकि जो पुरुष होते हैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। अब देखिए 18 से 21 वर्ष है, ये जो 3 वर्ष का डिफरेंस है, तो 3 वर्ष का डिफरेंस इसलिए रखा है ताकि जो पुरुष हो वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ले और उसके बाद वह विवाह करें। इसके अलावा दहेज प्रथा के कारण परिवार जल्द से जल्द अपनी पुत्री को विवाह करवा देते हैं। यह भी है, जो पुत्री होती है वह बोझ के समान माना जाता है भारत में, जिस कारण से क्या होता है कि जल्द से जल्द अपनी पुत्री को विवाह करवाना चाहते हैं। इसलिए जो पहले जाके 15 वर्ष था, अब 18 वर्ष किया गया है। यानी अभी भी ये जो 21 वर्ष पुरुषों के लिए है, उससे क्या है, महिलाओं की उम्र कम है। हम देखते हैं संवैधानिक पक्ष के बारे में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है ना। तो इसमें शादी के समान उम्र ना होना, अब देखिए समानता का अधिकार है तो समानता तो सब जगह होनी चाहिए, तो ये 18 से 21 वर्ष का डिफरेंस क्यों? तो क्या समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में देखिए जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के साथ भेदभाव ना करने की बात की गई। तो यहाँ पे जो लिंग है, मेल एंड फीमेल, तो इसमें भी भेदभाव किया जा रहा, तो अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन है। इसके अलावा संविधान के जो अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ। तो इसमें जो है एक और अधिकार जो दिया गया है, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। तो गरिमा का जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें हम इसे शामिल क्यों नहीं करें? क्यों दोनों का जो असमान उम्र हो? ये भी एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही है। हम कानूनी पक्ष को देखें तो कानून के अनुसार देखिए शादी की उम्र 18 और 21 वर्ष निर्धारित की है, किंतु यदि बायोलॉजिकल जरूरत के कारण लड़के एवं लड़की कानूनी उम्र से कम उम्र में विवाह करते हैं तो कई मामलों में देखा गया कि लड़के पर बलात्कार के आरोप लगते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखकर जो है जय जेटली टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिश सरकार को दी है। आपने देखा होगा कि कई बार मुद्दे हमने देखे होंगे कि जो होता लड़का और लड़की जो कि कानूनी उम्र से कम होते हैं और विवाह कर लेते हैं, तो अपने खबरों में देखा होगा कि उसे बलात्कार के आरोप लगाए जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिस पर जय जेटली टास्क फोर्स ने है अपनी सिफारिश सरकार को दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, सिडॉ। इसका जो हिंदी रूपांतरण है, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के
भेदभावों को समाप्त करने के लिए अभिसमय। इस अभिसमय को कब लाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1979 में इस अभिसमय को अपनाया था और यह सितंबर 1981 में प्रभाव में आया। यानी कि UNGA ने कब इसे अपनाया? 1979 में, और पूरी तरह से लागू कब हुआ? 1981 में। इस अभिसमय में अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार विधेयक के रूप में वर्णित किया गया और इसमें कुछ 30 आर्टिकल हैं। इस अभिसमय के प्रति भेदभाव को परिभाषित किया गया, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होते हैं ना, उसको परिभाषित किया गया और इसके अंत के लिए एक राष्ट्रीय कार्यसूची स्थापित करता है। मतलब ये जो सीडॉ है, ये महिलाओं के अधिकार को जो होता है परिभाषित करता है और राष्ट्रीय कार्यसूची क्या होना चाहिए उसे भी तय करता है। इसने जो परिभाषा दी है महिलाओं के प्रति भेदभाव की, ये देखिए आप, लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, प्रतिबंध अथवा बहिष्करण जो महिलाओं, देखिए भेदभाव, प्रतिबंध, बहिष्कार, भेदभाव हो रहा आप जान रहे 18 और 21, प्रतिबंध अथवा बहिष्करण चाहे वे विवाहित हो अथवा नहीं, के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य क्षेत्रों से संबंध मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को निरस्त करता हो अथवा ऐसा करने का उद्देश्य रखता हो। मतलब ये तो भेदभाव, प्रतिबंध आदि है जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आप सांस्कृतिक जोड़ सकते हैं वैवाहिक कार्यक्रम से, इसके अलावा सामाजिक भी आप जोड़ सकते हैं। जो ये उल्लंघन किया जाता है उसे महिलाओं के प्रति भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो सीडॉ ने क्या परिभाषा दी है, इसे हमने देखा कि लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, प्रतिबंध अथवा बहिष्करण जो महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य क्षेत्रों से संबंध मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को निरस्त करता हो अथवा ऐसा करने का उद्देश्य रखता हो, वो क्या है? महिलाओं के प्रति भेदभाव। इसमें कुछ उपाय भी बतलाए गए हैं सीडॉ में। देखिए पहला उपाय है कि देश की कानून व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों की समानता के सिद्धांत को अपनाना। मतलब जो कानून व्यवस्था है उसमें महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात की गई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से असमानता हो रही है। दूसरा जो उपाय बतलाया कि सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करना और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाना। आपने देखा कि जया जेटली जो समिति है अपनी रिपोर्ट में इसी बात को जिक्र कर रही है। इसके अलावा लॉ कमीशन और NHRC ने भी इसकी वकालत की है। तीसरा जो उपाय बतलाया इसने कि भेदभाव से महिलाओं की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति सुनिश्चित करना। आपने देखा होगा कि आर्मी, एयरफोर्स आदि में अब महिलाओं की जो है परमानेंट भर्ती हो रही है, मतलब परमानेंट कमीशन अब किया जा रहा है। पहले ये नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो भारत सरकार इसे अब, वैसे तो इसे पहले लागू कर चुकी थी, मतलब अपना चुकी थी अभी समय को, लेकिन लागू अब वो चरणबद्ध तरीके से शुरू कर चुकी है। उसी में ये हमारा जया जेटली जो समिति है वह भी आ जाता है। इसमें एक और बात बोली है कि जो माँ बनने की न्यूनतम आयु है वो अगर स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए तो वह कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। यह देखिए 20 वर्ष किसने? सीडॉ के द्वारा बताया गया है कि जो महिलाओं के जो माँ बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 वर्ष। और यहाँ विवाह कितने होते हैं? 18 से 21, कई धर्मों में तो 16, 14 में भी हो जाते हैं, आगे हम देखेंगे। देखिए धर्मों में विवाह को जो उम्र है, आपको पता है कि हमारा देश विविधताओं से भरा है, इसमें अलग अलग धर्म हैं। आप देखिए हिंदू, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि बहुत सारे धर्म हैं और सब में अलग अलग उम्र की सीमा है। देखिए जैसे भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872
पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1938, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में तो विवाह की जो उम्र है 18 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि ये और ये, इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि हिंदू, पारसी और क्रिश्चियन में कितना निर्धारित किया गया? 18 से 21 वर्ष। लेकिन यहाँ 14-15 वर्ष निर्धारित किया गया है। हम वैश्विक दृष्टि डालें तो देखिए, कई विकसित राष्ट्रों में शादी के समान उम्र है। उदाहरण के लिए जापान में 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष। हालांकि वहाँ जो है परिवार की रजामंदी से लड़कों एवं लड़कियों की जो शादी की जाती है 18 और 16 वर्ष भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखिए 18, कनाडा में 16, यूनाइटेड किंगडम में 18, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 18 और पाकिस्तान में देखिए आप, हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ पे 16 है। और हमारा जो और पड़ोसी दूसरा देश है बांग्लादेश में 18 वर्ष है। तो इस प्रकार से जो वैश्विक स्थिति है ये है, कनाडा में 16, पाकिस्तान में 16, बाकी अन्य जगहों पे 18 है। देखिए, और चाइना में 22 वर्ष है। ये देखिए, चीन में जो है 22 वर्ष है। अब प्रश्न उठता है कि क्या धार्मिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट एवं सरकार को हस्तक्षेप करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? हमारा देश पता आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष है। इसलिए जब भी जरूरत पड़ेगी धार्मिक मामलों में कार्यपालिका और न्यायपाल का जो है हस्तक्षेप कर सकती है। अभी आपने देखा होगा 3 तलाक मुद्दा, ये जो मुस्लिम कानून में था 3 तलाक कितना बड़ा मुद्दा हो गया था, जिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती तो क्या यह जो मामला है वो कभी खत्म हो पाता? नहीं खत्म हो पाता। इसलिए जब भी ज़रूरत पड़ती है न्यायपालिका और कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यह हमारा जो देश है वो यूरोप नहीं है जहाँ धर्म को पूरी तरह से कानून से अलग कर दिया जाता है। यहाँ हमने धर्म को स्वतंत्रता भी दी है हमारे कानून के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, तो हम उसमें हस्तक्षेप भी कर सकते हैं यदि ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा सरला मुदगल मामले 1995 में, हालांकि जो मुद्दा था यह डायरेक्ट इससे तो नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें सिविल कोड की बात की गई थी। मतलब जो ये मामला था मुस्लिमों के विवाह से संबंधित, जो 2 विवाह कर लेते हैं उससे संबंधित था। इसीलिए इसमें सिविल कोड लाने की बात की थी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम हमेशा बोलते हैं कि हमें समानता चाहिए, हमें समानता चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो शादी में समान उम्र जो होने वो क्यों नहीं होनी चाहिए? ये भी होनी चाहिए ना। जब हम समानता एक जगह का बात करते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं? समानता तो सब जगह ही होनी चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि देश अब बदल रहा है तो हमें बदलाव लानी होगी। हम निष्कर्ष में देखते हैं कि जो समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होगी, लेकिन अब सरकार को इस बदलते वक्त के अनुसार अपने नीति में बदलाव के लिए कानून लाने होंगे। सरकार जब कानून बनाए तो वह शादी के समान उम्र में फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मेडिकल दृष्टि को भी ध्यान में रखे। यह भी सत्य है कि बदलाव एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को भी अब समझना होगा कि जब हम एक समान अधिकार की बात करते हैं और मौलिक अधिकारों पर बढ़ चढ़कर चर्चा करते हैं तो हमें इस समानता को भी अपनाना होगा, यानी शादी में जो समान उम्र है उसे भी अपनाना होगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।